हेलो एवरीवन। आज अर्थात 26 मार्च 2023 को इसरो ने एक नई उपलब्धि हासिल की। वी सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज़ हैवीएस्ट रॉकेट ऑफ 505 kg। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्पेस से रिलेटेड कुछ टर्म लाइक ऑर्बिट, लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी, जीएसएलवी एंड ग्लोबल स्पेस मार्केट एंड आज की इस उपलब्धि को। 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off. तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम ऑर्बिट। देखो, यह एक आइकॉनिक सीन है फ्रॉम द मूवी शोले। इसमें क्या होता है, जब मौसी जी क्या होती है कि धर्मेंद्र पाजी और धन्नो के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो धर्मेंद्र पाजी क्या करते हैं कि ये बड़ी सी टावर पे चढ़ जाते हैं और यहाँ से चढ़ के पूरी गांव वाले को बुला के फिर उन्हें सब कुछ बताते हैं कि देखो मौसी हमारी रिश्ते को नहीं मान रही है। तो इसमें से ये एनालॉजी लीजिए कि धर्मेंद्र पाजी इतने ऊंचे टावर पे क्यों चढ़े। तो इसमें एक रीज़न ये था कि जब ये टावर पे चढ़ेंगे तो क्या होता कि ये पूरी की पूरी गांव वाले को क्या करते, ये मैसेज को कन्वे कर पाते और सभी को ये मैसेज सुना पाते। यदि वो नीचे रहते तो कुछ ही आदमी उसकी बातों को सुन पाता, हालांकि सुन तो लेता बट इनको देख नहीं पाता पूरी की पूरी गांव। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इतने बड़े टावर पे चढ़ जाते हैं। द सेम मैकेनिज़्म क्या हम लोग फॉलो करते हैं सैटेलाइट में। तो देखो, ये जितनी दूर हम अर्थ से सैटेलाइट को भेजेंगे वो उतना ही बड़ी एरिया को क्या करेगा, ये कवर करेगा। तो कुछ साइंटिस्ट ने पैरामीटर सेट किया है कि हम जो ये ऑर्बिट सेलेक्ट करते हैं सैटेलाइट के लिए, उसके लिए क्या क्या मेजर चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें पैरामीटर है, एरिया ऑफ कवरेज, मतलब कि जितनी दूर सैटेलाइट, हायर द सैटेलाइट मोर द कवरेज। आप यदि सैटेलाइट को मान लो इस हाइट पे रखेंगे तो ये कम एरिया को कवर करेगा और इसको जितनी दूर पे ले जाएंगे वो उतनी ही अधिक एरिया को क्या करेगा, ये कवर करेगा। देयरफॉर हायर द सैटेलाइट मोर द कवरेज। सेकेंड पैरामीटर क्या है, क्लैरिटी, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ इमेज। मान लो आपने कोई सैटेलाइट को बस इसलिए लॉन्च किया है कि आपको उससे क्या करनी है, बहुत सारी इमेज को लेनी है। तो ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, इस सैटेलाइट को बहुत दूर कर लें। हाँ, बहुत दूर करने से ये कवरेज तो बहुत ज़्यादा करेगा बट जो इमेज की क्वालिटी होगी, जो फ़ोटो खींचेगा ये सैटेलाइट, वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें कवरेज तो चाहिए, लेकिन यदि अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो हमें थोड़ी सी इसे नज़दीक पे रखनी होगी। तो सेकेंड पैरामीटर हुआ क्लैरिटी। एंड थर्ड पैरामीटर है कंसिस्टेंसी ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। मतलब क्या कि कितनी समय तक पार्टिकुलर सैटेलाइट जो है कितनी एरिया को कवर करता है। जैसा कि आपको पता है सैटेलाइट भी ऑलवेज क्या होती है, मूव करती है। अर्थ भी सन की चारों ओर रिवॉल्व करती है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करती है। तो इन तीनों मोशन को देखते हुए हम ये ध्यान में रखते हैं कि कौन सी सैटेलाइट जो है कितनी एरिया को कवर करती है। तो कोई भी जब हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है, हम इस 3 पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे पार्टिकुलर ऑर्बिट में भेजते हैं। तो इस 3 पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमने, अर्थात मतलब हमारे साइंटिस्ट ने 3 ऑर्बिट को डिज़ाइन किया है, जिसे नाम हमने दिया है LEO, MEO एंड GEO। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एक एक करके समझते हैं। देखो, इनिशियली में तो अर्थ के सरफेस से, जब हम उसकी अर्थ के सरफेस से अप टू 100 किलोमीटर की हाइट तक यहाँ पे कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करते हैं। रीज़न बिल्कुल क्लियर है क्या, यहाँ पे यदि हम कोई सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक घटनाएं होती है जो कि हमारे सैटेलाइट को नुकसान पहुँचा सकती है। तो हम इस जोन में कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करते हैं। तो इसके बाद वाली पीरियड जो होती है फ्रॉम 100 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में, इस जगह पे जो सैटेलाइट को हम लोग प्लेस करते हैं दैट इज़ नोन एज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। और फिर 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर के रेंज में जो सैटेलाइट को हम लोग रखते हैं दैट इज़ नोन एज मिड अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। और पार्टिकुलरली इस पॉइंट पे मीन्स 35,786 किलोमीटर पे जब हम सैटेलाइट को रखते हैं दैट इज़ नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आप सोच रहे होंगे
कि जब हमें ऊपर ही जानी है तो क्या ये पार्टिकुलर जो 35,786 है यही क्यों लेना, पूरा का पूरा एक राउंड फिगर में या तो 35,000 कर देते, 36,000 भी कर देते। तो बट लेकिन इसकी बहुत बड़ी ग्रेट इम्पोर्टेंस है इस हाइट की। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी सैटेलाइट को हम इस हाइट पे प्लेस कर देते हैं तो जब यहाँ पे अब कोई सैटेलाइट मूव करेगी तो जैसे अर्थ को क्या लगता है, क्या 24 आवर लगता है पूरी की पूरी सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में, द सेम वे यहाँ पे जब कोई सैटेलाइट होगा तो उसे भी सेम टाइम पीरियड लगेगा। मतलब ये, अब इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लो किसी सैटेलाइट को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया तो इसका मतलब, और ये मान लो इसको हमने इस डायरेक्शन में, मतलब हमने इस तरह से सैटेलाइट को डिज़ाइन किया है कि इस पार्टिकुलर प्लेस को ये कवर करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए ये सैटेलाइट हमेशा लगेगा कि ये कांस्टेंट यहीं पे रुका हुआ, कहीं मतलब यहाँ से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो ये इतना दूर जाएगा तो सेम वे ये भी इतना दूर कवर कर लेगा, तो इसके लिए तो ये लगेगा बिल्कुल मेरे सामने है। तो जब हम किसी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखते हैं, मतलब उस रीजन को वो 24 आवर कवर करता है, मीन्स वो एरिया हमेशा उस जगह उसकी प्रेजेंस बनी रहेगी। जैसे इसकी इंटरफेरेंस आप इस एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे मान लो ये एक पंखा है, इस पंखे में क्या होता है कि इस पंखे में ये पंखा पहले बात तो रोटेट कर रहा है, बट इस पंखे के ब्लेड पे जो है सोचो 2 आदमी बैठा हुआ है, तो ये पंखा कितनी भी मोशन से ये मूव करे बट इसको क्या लगेगा, इस दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों तो लगेगा कि हम दोनों तो एक ही जगह बैठे हुए हैं, इस दोनों को कोई मोशन फील नहीं होगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं नहीं जा रहा, इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं नहीं जा रहा, दोनों की पोजीशन सेम है। तो सेम वे जब चूंकि ये दोनों मूव तो कर रही है, बट जब हम इसे अर्थ से कंपेयर करें तो ये अर्थ के साथ ही ये वाले यहाँ पे सैटेलाइट मूव करेगी, इसीलिए हमें ये एक पार्टिकुलर जो पॉइंट है ये एक ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है, 35,786 किलोमीटर। अब थोड़ी सी और टेक्निकलिटी जानते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एनालॉजी लिया था इस फिल्म से कि जितनी आप दूर जाते हैं उतनी ग्रेटर एरिया को कवर करता है। तो देखो यहाँ पे कि नेटवर्क साइज फॉर ग्लोबल सर्विसेज, देखो यदि कोई पार्टिकुलर सैटेलाइट को हम LEO में रखें तो टोटल अप्रॉक्स जो है ना, इस जगह देखो थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट हमें लगेगा, लगभग हज़ारों सैटेलाइट लगेगा पूरी की पूरी अर्थ सरफेस को कवर करने के लिए। लेकिन हम थोड़ा सा अपने सैटेलाइट को और दूर करते हैं, तो इस समय जब हम ये वाली रीजन में चले आते हैं मिड अर्थ ऑर्बिट में, अप्रॉक्स ओनली 6 सैटेलाइट क्या करेगा, पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर लेगा। मान लो एक सैटेलाइट यहाँ लगाया तो इतना दूर कवर कर लिया, एक इधर लगाया ये रीजन कवर कर लिया, इस तरीके से टोटल यदि 6 सैटेलाइट लगा दे पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर लेगा। बट आप इसको और दूर कीजिए, जैसे हमारे धर्मेंद्र पाजी क्या किए थे, ये बहुत ऊपर चढ़े गए थे तो पूरी गाँव को इसने कवर कर लिया था। जब हम कोई पार्टिकुलर सैटेलाइट को GEO में जाके फिट कर दे तो ओनली 3 सैटेलाइट क्या करेगा, पूरी की पूरी अर्थ को, एक मान लो सैटेलाइट इधर से, एक वाला ये एरिया को कर लेगा, थर्ड वाला इस एरिया को कर लेगा। तो इसलिए हमने बात किया था जब हम सैटेलाइट को दूर करते हैं तो हमारी कवरेज बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट। और हमने बात किया कि हम लोग कम हाइट पे क्यों रखते हैं, यदि हमें बेटर क्लैरिटी ऑफ इमेज चाहिए, हमें यदि किसी सैटेलाइट से मेन मकसद उससे फ़ोटो प्राप्त करना है तो उसको हम क्या करना होगा, उसे हमें कम हाइट पे रखना होगा। तो इसीलिए जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, प्राइमरली यूज्ड फॉर क्लियर विजन। जब आपको बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए तो आप इस ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मतलब क्या, रिमोट मतलब होता है दूर जाके, सेंस करना मतलब क्या, उसे ऑब्जर्व करना, उसके पिक्चर लेना, और सैटेलाइट तो ये चीज़ है। इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो नेचुरल रिसोर्स की मैपिंग करनी है, हमें कहीं पे ये पता करना है कि यहाँ पे कौन सी रिसोर्स कितनी अमाउंट में है, तो सैटेलाइट बाय द यूजिंग फ्रीक्वेंसी मैप से वो क्या करता है, हमें क्या करता है, वो नेचुरल रिसोर्स बताता है। आपको ये पता करना है कि एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसा है, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, क्या कहीं ड्राउट से इफ़ेक्ट है, फ्लड से इफ़ेक्टेड एरिया है, तो आपको ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसकी सारी जानकारी दे देगा। आपको पता करनी है क्लाइमेट चेंज के बारे में, आपको पता करनी है फॉरेस्ट की क्या हालात है, फॉरेस्ट की मान लो फॉरेस्ट काउंटिंग करनी है, फॉरेस्ट की कितनी जो है, क्या नंबर ऑफ़ फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है,
जैसा कि हर 2 साल पे, हर 4 साल पे फॉरेस्ट सर्वे आता है, तो उसकी न्यूज़ जैसे कि हो गया, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन हो गया, डिफेंस के एरिया में हो गया, डिफेंस से रिलेटेड आपको नज़र रखनी है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करनी है, कहीं पे राहत कार्य पहुंचानी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी खास तौर पे जो सैटेलाइट फ़ोन होता है। सैटेलाइट फ़ोन जनरली कहाँ यूज करते हैं? अभी हम लोग सैटेलाइट फ़ोन को नॉर्मली हम ऐसे अभी हमें एडजस्ट नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास अभी टावर वाली फ़ोन है, हर जगह टावर अवेलेबल है। यदि आपका कोई फ्रेंड नेवी में वर्क कर रहा होगा, तो एक्चुअली जब नेवी वाले पर्सन मान लो समुद्र में जा रहे हैं, तो बीच समुद्र में तो कहीं टावर नहीं होगा, तो वो लोग जो कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, या मोबाइल में जो लोग नेटवर्क चलाते हैं, वो लोग सैटेलाइट फ़ोन से इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट फ़ोन जैसे कि मान लो एक पर्सन यहाँ अर्थ पे है, इसने कोई कम्युनिकेशन या तो क्या किया, यहाँ से भेजा, सैटेलाइट इसे कैच किया, अगले पर्सन से आप या तो बात करना है तो बात कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो वो सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ के लिए हम लोग जो सैटेलाइट को जब फिट करते हैं, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को फिट करते हैं। इसके बाद आता है मिड अर्थ ऑर्बिट। मिड अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को हम तब प्लेस करते हैं जब हमें उससे नेविगेशन का काम लेना हो। जैसे कि हमारे पास आज जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो जीपीएस वाली जितनी सैटेलाइट होगी वो मिड अर्थ ऑर्बिट में उसे फिट करते हैं। एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का हम लोग यूज जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए करते हैं। क्यों करते हैं इसके लिए? बिकॉज क्या है कि इसकी जो ओटीपी है, ओटीपी मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, जो हमने अभी बात किया कि कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन जिससे में जितने में अर्थ लगाती है उतनी ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब हम किसी सैटेलाइट को फिट करते हैं तो इसकी ओटीपी बिकॉज सेम होती है, तो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता है। तो इसी वजह से हम सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जीईओ में फिट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं लॉन्च व्हीकल क्या होता है। जैसे आप इसको इस तरह से एनालॉजी से पहले रेफरेंस में लीजिए, यदि आपको सड़क पे चलनी है, रोड पे चलनी है, तो आप जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नोन एज आइदर, या तो आप कार यूज करते हैं, ट्रक यूज करते हैं। साइंस की भाषा में कार, ट्रक आप या साइकिल को भी आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ योर लॉन्च व्हीकल। द सेम वे, यदि ये तो हम सड़क पे चल रहे हैं, जब अर्थ के सरफेस पे चल रहे हैं तो हमारे पास रोड है, हम उस रोड पे चल लेते हैं। बट जब हमें क्या करनी है, अब हमें ऊपर जानी है, वर्टिकल हाइट पे जानी है, अर्थ से ऊपर जानी है, तो उस समय जिस गाड़ी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस गाड़ी का नाम है लॉन्च व्हीकल। ये है मान लो इस तरीके का, और उसको हम लोग सिंपल भाषा में हम लोग क्या कह देते हैं, रॉकेट कह देते हैं। ये देखो एक दिवाली वाली फुलझड़ी है, रॉकेट है, तो इसकी जो ऊपर वाली ये जो होती है इसे हम लोग कहते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप में आप इसे जो देख रहे हैं दैट इज़ नोन एज वारहेड। यदि इस वारहेड में हम लोग क्या करें, गन पाउडर भर दे, तो ये हमारी दिवाली वाली रॉकेट बन जाएगी ये। लेकिन इसके जगह हम लोग यदि न्यूक्लियर वेपन भर दे, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वेपन भर दे और कहीं जाके बहुत भयानक धमाका कर दे, देन इट इज़ नोन एज रॉकेट, या आप इसे मिसाइल कह सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मिसाइल हो जाएगा जब आप इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियर वेपन भर देते हैं। टेक्निकली नेम यहाँ पे रॉकेट गलत लिखा हुआ है, इसको आप मिसाइल कह सकते हैं। एंड यदि आप इसमें कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट फिल कर देते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, उसमें कुछ मान लो एंटीना डाल दिया, ट्रांसपॉन्डर डाल दिया एंड गाइडेंस सिस्टम डाल दिए इस चीज़ में यदि आप, तो ये चीज़ ही आपका बन जाएगा सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट और दिवाली वाली रॉकेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर है वारहेड का। हाँ, लेकिन अब इसमें बात करेंगे फ्यूल का। जितनी फ्यूल हम दिवाली वाली रॉकेट में डाल के मान लो हम सैटेलाइट भेज दिए, तो कुछ दूर ऊपर जाएगी और वहाँ से वो नीचे गिर जाएगी। तो हमें यदि हमें अर्थ से बहुत ऊपर भेजनी है, तो इसमें फ्यूल भी क्या करना होगा, बहुत तगड़ा लेवल का फ्यूल डालना होगा। तो अभी तो बस आप इतना समझिए, यदि ये पूरी की पूरी कोई आप जो देखते हैं लॉन्च व्हीकल देखते हैं, उसमें से इसका ऑलमोस्ट 99% हिस्सा जो है वो फ्यूल होता है, और ऊपर वाले एरिया को वारहेड कहते हैं। उसी वारहेड में या तो गन पाउडर होती है, या तो न्यूक्लियर वेपन होता है, या फिर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। हमें आज बात करनी है सैटेलाइट के बारे में। तो देखो, अब सैटेलाइट तो पढ़ेंगे ही, बट हमें अब थोड़ी सी यहाँ पे ये समझना होगा, ये जो फ्यूल है, सारा का सारा कहानी फ्यूल से इसमें मायने रखता है। तो ये जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है, इसमें क्या क्या फ्यूल होती है,
इस फ्यूल के बेसिस में जब हम मान लो सिर्फ फ्यूल से तो चलेगा नहीं, उस फ्यूल को चलने के लिए इंजन भी तो चाहिए। मान लो आपका गाड़ी है, गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालना मतलब पेट्रोल डालना है, लेकिन इसे किसी पार्टिकुलर प्लेस में डालनी है जहाँ से कि इंजन उसे रन करेगा। तो जब आप फ्यूल प्लस इंजन के सेट को साइंस की भाषा में कहते हैं प्रपल्सन सिस्टम। तो फ्यूल के बेसिस पे हम अपने प्रपल्सन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को कहते हैं एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम और एक पार्ट को कहते हैं नॉन एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम। नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे कि देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जलेगा। तो हम जो इस फ्यूल को भेज रहे हैं, आपको तो पता है ये रॉकेट अर्थ से काफ़ी दूर जाएगा और विदिन सम किलोमीटर तक ही क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। मतलब जब मान लो इस पार्टिकुलर हाइट तक रॉकेट रहेगा, तब तो आसानी से वो जो है कि उसके पास जो भी फ्यूल होगा इंजन उसे जला देगी। लेकिन जब वो मान लो इस स्पेस से आउटर स्पेस चला जाएगा जहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ये फ्यूल मेरा कैसे जलेगा? सैटेलाइट ऊपर कैसे जाएगा? तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसीलिए हम दो बेसिस पे हमें इसे डिवाइड कर दिया। एक जहाँ पे कि फॉर बर्निंग फ्यूल इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यदि उसे आसानी से एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन मिल जाएगा उसे बोलेंगे एयर ब्रीदिंग। हवा में ही सांस ले रहा है हमारा प्रपल्सन सिस्टम, मतलब फ्यूल और इंजन, उसे ऑक्सीजन मिल जा रहा है। यदि उसे कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा स्पेस में, तब जाके इसे हम बोलेंगे नॉन एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हुआ? तो इसके लिए एक चीज़ ये कर सकता है क्या, थोड़ा सा डब्बे में मान लो ऑक्सीजन भर लेगा और ये ऑक्सीजन अपने साथ ले जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यही चीज़ क्या करता है, वो जो डब्बे में ऑक्सीजन भर के ले जाता है, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडाइजर। मतलब इसमें ऑक्सीजन भर के वो ले गया है। इस ऑक्सीडाइजर को बोला जाता है नेसेसरी इविल, मतलब ज़रूरत है लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन इसलिए है कि ये क्या करता है, सैटेलाइट की कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है। मतलब हम जिस मेन काम के लिए मान लो हम इसे ले जा रहे हैं, हम अपने ये वार हेड में हमें ढेर सारा सामान लेके जाना है, लेकिन जब आप इसमें ऑक्सीडाइजर भरते हैं ना, तो ये क्या करता है, हमारी कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। बिकॉज अगेंस्ट दी ग्रेविटी ले जाना है, इन सभी चीज़ को जो अर्थ जो है अपनी ओर खींचेगा, इसके अगेंस्ट में इसे ऊपर जानी है। और इसकी जब वज़न काफ़ी बढ़ जाएगी तो हमें अपनी सामान के साथ समझौता करना पड़ेगा। एक्चुअली जब यहीं पे मान लो अधिक वज़न हो गया तो हमें यहाँ पे कम वज़न डालना होगा, अदरवाइज नहीं तो ये उड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, नेसेसरी इविल कहते हैं, बिकॉज इट डिक्रीज कैरिंग कैपेसिटी। तो अब आपने सुना होगा सैटेलाइट में कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो क्या होता है। तो हम जो इसमें अब जो फ्यूल भरते हैं ना, फ्यूल की कुछ हमने कैटेगरी बना दी है। फर्स्ट स्टेज में कौन सी फ्यूल होगी, सेकेंड स्टेज में कौन सी फ्यूल होगी, थर्ड स्टेज में कौन सी फ्यूल होगी एंड फोर्थ स्टेज में। टोटल 4 स्टेज में हम फ्यूल इसमें डालते हैं। 4 स्टेज का अलग अलग यूजेस होता है, उसे देखते हैं। अब देखो, ये एक रॉकेट है। रॉकेट के जो सबसे निचले हिस्से में होती है उसमें हम लोग उसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज। और यहाँ पे जो हम लोग फ्यूल डालते हैं, मेजरली 99.9% केस में क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल डाला जाएगा। सॉलिड फ्यूल डालने के पीछे मकसद क्या है कि एक तो क्या होता है, जो सॉलिड फ्यूल है वो काफ़ी फास्ट, काफ़ी क्विकली बर्न होगा। और आपको पता है एक चीज़, देखो बहुत बचपन से एनालॉजी आप लगाइए, ये यदि अर्थ की सरफेस है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है यदि, तो अर्थ के सरफेस पे जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशन पावर खींचेगा। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह है, तो अर्थ अभी यदि इसे मान लो 100 न्यूटन फोर्स से इसे खींच रही होती, थोड़ी सी मान लो और ऊपर जाएगा तो थोड़ी ग्रेविटेशन फोर्स कम लगेगा। और एक समय ऐसा समय आएगा जब यहाँ पे ग्रेविटेशन क्या होगा कि कम होते जाएगी। तो स्टार्टिंग में एक तो हमें अभी बहुत ज़्यादा इस पर वजन है, सरफेस पे है, और ये वाली यहाँ से फोर्स भी इसे ब्रेक करनी है, बिकॉज जो दो सरफेस के बीच जो स्टैटिक फोर्स लगता है वो फोर्स को ब्रेक करनी है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसे ऊपर उठाने के लिए। अब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऊपर चाहिए, तो न्यूटन साहब का थर्ड लॉ क्या कहता है, आपको जितनी अमाउंट में फोर्स ऊपर चाहिए उतनी ही अमाउंट में आप धक्का नीचे दीजिए, है ना। जितनी भी फोर्स आपको ऊपर चाहिए तो उतना ही फोर्स आप क्या कीजिए, एक्शन अपोजिट इक्वल टू रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ पे अभी हमें बहुत ज़्यादा नीचे की ओर फोर्स लगाना होगा,
जो नीचे की ओर फोर्स लगती है, इसी फोर्स का दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं थ्रस्ट बोलते हैं। ये थ्रस्ट अभी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल को बर्न करना होगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा और बहुत कम समय में फ्यूल को बर्न करेंगे और इसके अगेंस्ट में ऊपर की डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लगेगा और हमारा रॉकेट ऊपर जाएगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, मेजरली फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं। ये बहुत जल्दी क्विकली बर्न होता है, देयरफॉर हायर थ्रस्ट विल बी जनरेटेड। थ्रस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ और लॉन्च व्हीकल गो अप क्विकली। लॉन्च व्हीकल क्या होगा, ऊपर जाना तेज़ी से स्टार्ट कर देगा। इसकी इशूज़ क्या है, क्या सब यदि सॉलिड फ्यूल इतना ही अच्छा है तो हम सेकेंड स्टेज में भी रख देते, थर्ड में भी रख देते, लेकिन इसकी इशू ये है कि कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम। अब कोई चीज़ यदि आप सपोज कीजिए बहुत फास्ट हो रहा है तो अधिक समय तक तो चलेगा नहीं। तो सबसे इसका मेजर इशू क्या है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो हमें जिस पार्टिकुलर हाइट पे जानी है वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि ये बहुत लंबी समय तक ये नहीं चल सकता है। दूसरा क्या है, पुअर कंट्रोल ऑन कंबसन। देखो, जो आदमी जितना अधिक फास्ट होगा तो उसे आपको कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मान लो कोई आप गाड़ी चला रहे हैं, वो 100 की स्पीड क्रॉस कर चुका है और अचानक आपको मान लो डायरेक्शन चेंज करनी है, तो पक्का ये श्योर है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होगा। बिकॉज क्या है, जब अधिक फास्ट में हो तो कंट्रोल नहीं होता है। द सेम वे कि यहाँ पे ये इतनी फास्ट कंबसन इसमें होती है ना, इतनी फास्ट ये बर्न होती है कि यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इससे डायरेक्शन को। और जब कंट्रोल नहीं होगा ये कंबसन तो हम अपने ट्रेजेक्ट्री को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या कि सैटेलाइट के पाथ को हमें हमेशा चेंज भी तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि इसको जाने दे जहाँ मने जाने दे, कभी इसे इधर भेजनी है, कभी ऊपर जानी है, कभी हमें ऑर्बिट को ट्रांसफ़र करना होगा, मतलब इस ऑर्बिट से अब अगले ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसके लिए हमें ट्रेजेक्ट्री चाहिए, तो वो सॉलिड में नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो इसकी ये हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत थी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इसे सीधी जानी है, तो हमने फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया। बात करते हैं फिर जो सेकेंड स्टेज में इसमें, तो हम क्या करते हैं, लिक्विड फ्यूल डालते हैं। लिक्विड फ्यूल की जो इसमें इशूज़ थी वो इशू यहाँ सॉल्व हो गई। क्या, ये हम लिक्विड फ्यूल को लॉन्गर पीरियड तक चला सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें हमारी कंट्रोल है कंबशन में। हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड फ्यूल को कम और अधिक, जैसे कि मान लो अब इंजन है, ड्रॉप वहाँ से वो गिरती होगी, मान लो उसकी जो फ्यूल है उस फ्यूल को हम कम और अधिक कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम कंट्रोल कर सकते हैं कंबशन को, देयरफॉर अपनी ट्रेजेक्ट्री को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसकी क्या इशूज़ है, लिक्विड फ्यूल की क्या इशू है, फ्यूल आर हाईली टॉक्सिक। ये काफ़ी जहरीला फ्यूल होता है आफ्टर कंबशन। यह एक तरह से कार्सिनोजेनिक होता है जिससे कि कैंसर हो सकती है। हाईली कोरोसिव मतलब रस्टिंग, पूरी ये जो इसकी सरफेस है उसको कोरोसिव कर देती है। एंड यदि कोरोसिव हुआ तो लीकेज की संभावना हो सकती है, और एक बार लीकेज होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, पूरी की पूरी सिस्टम में धमाका होगा और ख़त्म हो जाएगा। और जब आप लिक्विड फ्यूल को डालते हैं तो उसमें स्लॉस होता है, मतलब क्या, फ्यूल इधर उधर हिलेगा डुलेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इससे भी हम तब जाके इस दोनों से एक चीज़ और हम जो है क्या डेवलप किए फ्यूल सिस्टम को, दैट फ्यूल इज़ नोन एज क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायो मतलब क्या होता है, कहीं पे भी जब वर्ड क्रायो आ जाए, दैट वर्ड टेल्स अस अबाउट कोल्ड चीज़। तो ठंड वाली क्रायोजेनिक फ्यूल मतलब इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, गैस को जो है बहुत कम टेम्परेचर करके उसे लिक्विड बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एट द टेम्परेचर ऑफ -252 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन -180 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है लिक्विड में। ये क्या है, ये बिल्कुल बेस्ट है, इसमें ज़्यादा इशूज़ नहीं है। बट लेकिन इसकी है क्या प्रॉब्लम क्या है, तो इस चीज़ से इंजन जो बनती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी उसमें लगती है। अभी इंडिया क्या कर रहा है, ये GSLV यूज कर रहा है। क्रायोजेनिक फ्यूल और क्रायोजेनिक इंजन पे काफ़ी डिटेल से हम लोग जब स्पेस की पढ़ाई करेंगे हम लोग, तो स्पेस में आपको उसमें हम लोग रैमजेट, स्क्रैमजेट और उसके बाद जो डेवलप होती है क्रायोजेनिक इंजन। अभी एक मूवी आई थी रॉकेटरी, जिसमें कि नंबी नारायण के बारे में बताया गया है और इंडिया उसमें बताया कि कितना हम लोग लैग बिहाइंड हो गए, बहुत साल पीछे चले गए, क्रायोजेनिक इंजन के नहीं डेवलप हम लोग कर पाए। वो सारी कहानी उसमें हम लोग बात करेंगे। बट इंडिया ने फिर 2014 में इनिशिएटिव्स लिया और इंडिया ने लॉन्च किया कि इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन हम लोग बनाएंगे।
इसमें भी एक कहानी थी कि पहले हमें रसिया देने को तैयार था क्रायोजेनिक इंजन, फिर उसमें यूएसए सैंक्शन लगा दिया। आप जानते हैं अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, उसको जहाँ पे अपनी इंटरेस्ट दिखती है वो वहाँ पे। तो हमें जब रसिया 6 इंजन देने को तैयार हुआ था क्रायोजेनिक इंजन, तो क्या किया, उसमें से यूएस हम पे उस सैंक्शन लगा दिया कि तुम इंडिया को बोला रसिया को नहीं देगा। रसिया ने हमें देने से मना कर दिया। तो 2014 में हमने ये मिशन लॉन्च किया कि हम अपने से क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे, एंड इंडिया डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन 7.5 CE20 CE32 अभी हमारा जो है ये अंडर डेवलप्ड है। एक चीज़ और जो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, विकास इंजन, हमने विकास इंजन भी डेवलप किया विच इज़ क्रायोजेनिक इंजन। अब हम लोग बात करते हैं कि ये PSLV और GSLV क्या होता है। आपने जितनी भी न्यूज़ में सैटेलाइट सुना होगा सब में लिखा होता PSLV GSLV लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास मेजरली हम ऑर्बिट को जब सैटेलाइट को भेजते हैं, वो जो हमने अभी ऑर्बिट को डिफाइन किया वो हाइट के बेसिस पे, लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी जो हम ऑर्बिट को डिफाइन कर रहे हैं, हमें क्या इस रीजन पे पोलार ऑर्बिट में भेजनी है या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजनी है। जब ये पोलार रीजन पे कवर करेगा दैट इज़ नोन एज पोलार ऑर्बिट, और जब यहाँ से कुछ कर्व बना के जाए दैट इज़ नोन एज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को थोड़ा सा टेक्निकली समझनी है। ये देखो ज़रा सा, एक मिनट, ये मान लो, वेट अ सेकेंड, ये देखिए, ये अर्थ का इक्वेटर है। इस इक्वेटर से यदि थोड़ी सी भी, मतलब अब मान लो ये इक्वेटर से पूरी की पूरी ये लाइन यहाँ से ऐसे घूम रही होगी, इससे थोड़ी सी भी अनदर लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल नहीं बनानी है। मतलब अनदर ऑर्बिट को हमें ऐसे नहीं लेनी है, हमें अनदर ऑर्बिट को थोड़ी सी कर्व करके लेनी है। मतलब जब इस दोनों के बीच में हम लोग एंगल मेजर करें, मतलब थीटा क्या होना चाहिए, इस जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या, इक्वेटर के पैरेलल जो ऑर्बिट नहीं होगा दैट ऑर्बिट इज नोन एज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और इसी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक स्पेशल केस क्या बन जाता है, जब ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को, मान लो ये ऑर्बिट अभी जो है ये वाली, ये ऑर्बिट को हम नीचे झुका के ऐसे कर दे, मतलब एंगल को थीटा इक्वल टू जीरो ले आए, तब इसका स्पेशल नेम हो जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब क्या, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वेटर से 0 डिग्री पैरेलल पे है, मतलब दोनों की एंगल पैरेलल है, और जियो सिंक्रोनस क्या है, सम एंगल बना रहा है, ये बात है। तो हमारे पास जो PSLV हम जो लॉन्च करते हैं, PSLV को पोलार ऑर्बिट के लिए लॉन्च करते हैं, एंड GSLV को हम लोग जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए लॉन्च करते हैं। PSLV का मतलब पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसे हमने डिज़ाइन किया टू गो टू पोलार ऑर्बिट। हमारा PSLV टोटल, इसमें जो हम जो लॉन्च व्हीकल, इसमें जो फ्यूल डालते हैं वो 4 स्टेज का हमारा फ्यूल होता है। 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल फॉर हैवी लिफ्ट। हम यदि मान लो अब PSLV से हमें बहुत ज़्यादा वजन उठानी है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं स्ट्रैप-ऑन। स्ट्रैप-ऑन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल। आपने बहुत सारे सैटेलाइट में देखा होगा, मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको भी। ये देखो, ये हमारा मेन सैटेलाइट था, लेकिन इसके साइड में देखो 2 ये जो साइड में लगा हुआ है दैट इज़ नोन एज स्ट्रैप-ऑन। इस स्ट्रैप-ऑन को आप जो है, जैसे कि हर गाड़ी में एक वर्ड आपने सुना होगा, स्टेपनी का नाम सुना होगा। स्टेपनी क्या होता है, आपके पास पूरी की पूरी एक कार, जैसे कोई भी ट्रक है, कार है, तो उसमें यदि टोटल मान लो 4 व्हील लगी हुई है ना, तो 1 व्हील क्या होता है, एक जो चक्का होता है वो एक्स्ट्रा क्या करता है, वो गाड़ी के पीछे या डिक्की में कहीं पे भी वो आपको एक दे देगा। कि मान लो कहीं आप लंबी डिस्टेंस पे जा रहे हो, यदि क्या हुआ कि आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, आसपास कोई दुकान नहीं है, तो इस टायर को खोल के इसके जगह रिप्लेस कर लीजिए। स्टेपनी। एक कहानी मुझे याद आ रही है बहुत छोटी सी, कि जैसे देखो मैं घर में कोई सामान लेने जाता था, तो जैसे होता है ना, आप लोग भी जाते होंगे तो अपने फ्रेंड को बोलते होंगे चलो थोड़ा सा कोई सामान लेना है। तो अब जब दोस्त के साथ जा रहे हैं आप, तो सामान लेने में तो लेट हो जाएगी, तो इसकी वजह से मम्मी क्या कहती कि इतना लेट कैसे हुआ, मैं बोला कि साथ में गया था, तो मम्मी कहती क्या, तुमको हमेशा एक स्टेपनी की ज़रूरत है। स्टेपनी मतलब क्या, कि कोई आप जिसको साथ में ले जा रहे हो। तो स्टेपनी जब हम लोग रॉकेट के साथ, अब सोचो कि रॉकेट के साथ हम इसे क्यों ले जा रहे हैं। वेट अ सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये देखो,
तो जब हमें इसलिए ले जाना है ताकि अभी क्या करनी है, अब मान लो हमारे पास बहुत ज़्यादा वजन हो गया, हमें ढेर सारी सैटेलाइट लेके जानी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेपनी जोड़ दिए। ये स्टेपनी जब हम लगाए तो ये क्या हुआ, हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्यूल हो गया, और ये सारा फ्यूल हमें बस फर्स्ट स्टेज में ज़रूरत है। जैसे ही थोड़ा सा ये अर्थ से थोड़ा सा ऊपर गया, ये ग्रेविटी को छोड़ा, उसके बाद तो आराम से फिर फ्यूल सफिशिएंट है हमारे पास। तो जब इसलिए लिखा है फॉर हेवी लिफ्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, स्ट्रैप ऑन लगाते हैं। स्ट्रैप ऑन को याद रखने के लिए एस फॉर स्ट्रैप ऑन, एस फॉर स्टेपनी, या तो ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर एस फॉर सहायक, मतलब आप अपने सहायता के लिए अपने फ्रेंड को बोला चलो दोस्त कुछ सामान लेने के लिए जाना है, तो ये एनालॉजी से आप स्ट्रैप ऑन को याद रख सकते हैं। इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कैरिंग मतलब कितना ये भारी वजन उठा सकता है। देखो सैटेलाइट मेरा सब सेम ही रहेगा, बस सारा का सारा कहानी होगा कौन कितना दूर कितना हैवी उठा सकता है। तो PSLV जो हमने सबसे पहला PSLV जो बनाया, मान लो सबसे लो स्टैंडर्ड का, दैट इज़ नोन एज PSLV कोड एलोन। कोड एलोन का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा सिर्फ इसमें कोड है, हमने कोई भी स्ट्रैप ऑन स्टेपनी इसमें जोड़ा नहीं है। तो इसमें कोड एलोन में क्या होगा, कोई भी स्ट्रैप ऑन नहीं होगा, और CC मतलब कैरिंग कैपेसिटी, ये 1000 kg तक के वजन को उठा के लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है। अनदर हमने डेवलप किया PSLV DL, DL मीन्स ड्यूल। इसमें 2 स्ट्रैप ऑन लगा होगा। अब देखो जब 2 स्ट्रैप ऑन लगाया तो वजन उठाने की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 1200 kg टू LEO। देखो यहाँ पे LEO से ये मत समझना है कि अच्छा ये LEO है तो क्या हम MEO में नहीं भेज सकते हैं, मिड अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दूर जाना है तो थोड़ा सा वजन कम कर दीजिए। एनालॉजी हम लोग पैरामीटर मेजर कर रहे हैं LEO से भेजने का, हम कहीं भी इसको भेज सकते हैं। अब देखो जब DL हो गया, DL के बाद हमारे पास है PSLV QL, QL मतलब क्वार्टर। इसमें टोटल 4 स्ट्रैप ऑन लगा होता है। जब हमने 4 लगाया हमारा कैरिंग कैपेसिटी और बढ़ गया, अब 1500 kg हो गया। इसके बाद है PSLV स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में हमने 6 स्ट्रैप ऑन जोड़ा, अब हमारी वजन हो गई 1600 kg टू LEO। और एक इसके बाद है XL, एक्स्ट्रा लार्ज। इसमें हमने टोटल बड़ी साइज की 11 टन की स्ट्रैप ऑन इसमें ऐड किया, अब जाके ये 1750 kg कैरी कर सकता है। तो ये कहानी है PSLV की। PSLV देखो, PSLV मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया के कैटेगरी में। यदि दुनिया के कैटेगरी में हम लॉन्च व्हीकल की सक्सेस लिस्ट में रखें तो PSLV उसमें नंबर 1 पे जाएगा। PSLV ने अभी तक टोटल 54 लॉन्च किया है, जिसमें से कि 52 हमारा सक्सेसफुल रहा। ओनली 2 हमारा मिशन जो है फेल्ड था, अनदरवाइज 54 में 52 का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप बात करते हो स्पेस की कैटेगरी में, आप यहाँ से बहुत दूर उसे ले जा रहे हो, तो 54 में 52 का ट्रैक रिकॉर्ड इज़ अ वेरी अमेजिंग रिकॉर्ड। देखो PSLV को डिज़ाइन एंड डेवलप को कहाँ पे होता है हमारा, ये VSSC मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि केरला में है, वहाँ पे इसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। एंड पहली बार PSLV हमने लॉन्च किया था 20 सितंबर 1993 को। तो ये पूरी कहानी थी PSLV की। अब देखते हैं GSLV को। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें हम लोग 3 स्टेज की फ्यूल डालते हैं। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, जो हमने अभी बात किया था कि GSLV में हम लोग यूज करते हैं। इस तरीके से GSLV में हमने जिस तरह से PSLV को कई तरह की डेवलप किया है, जैसी ज़रूरत है जितनी वजन उठानी है उसके बेसिस पे, उसी तरीके से GSLV को हमने जो इस तरह से डेवलप किया है। GSLV MK1 मतलब GSLV Mark 1, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। जो फर्स्ट था, जब हमने स्टार्टिंग फेज़ में हम जब थे अपने GSLV बनाने के, तो उस समय जो है हमें GSLV बनाने में जो इसकी जो अपर स्टेज में जो क्रायोजेनिक इंजन लगती है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, रसिया ने हमें हेल्प किया था, उसने 6 क्रायोजेनिक इंजन हमें दिया था और हमने 6 लॉन्च किया। बट दुर्भाग्यवश क्या हुआ, इसमें से 4 फेल्ड रहा और 2 ही सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद तो US ने सैंक्शन लगा ही दिया था। एक तरह से अच्छा ही हुआ, उसने सैंक्शन लगा दिया, बिकॉज मशीन कुछ अच्छा था नहीं। तो 6 में हमारा 4 मिशन तो फेल ही हो गया। इसके बाद US ने सैंक्शन लगाया, रसिया स्टॉप गिविंग टू अस टू क्रायोजेनिक इंजन। इसके बाद इंडिया डेवलप्ड इट्स ओन क्रायोजेनिक इंजन और अपना खुद डेवलप किया, तब जाके हमने बनाया GSLV Mark 2। इसमें जो हमने इंजन लगाया CE 7.5 और इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2500 kg है। दैट्स वाई इसे बाहुबली भी बुलाते हैं, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2500 kg है।
इसके बाद हमने बनाया GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 में हमने 2 स्ट्रैप-ऑन जोड़ा और इसमें जो यहाँ देखो यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन 7.5 लगाया, इससे एडवांस वर्जन का हमने यहाँ पे इंजन लगाया क्रायोजेनिक इंजन 20। और इसमें क्या था, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ के हो जाती है 4000 kg। आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा हो गई पहले से। यदि PSLV में देखो इतना स्ट्रैप ऑन लगाने के बाद 750 तक रहता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है 4000 kg हमारा हो गया। वो भी हम जा सकते हैं कहाँ तक, टू GTO तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेस प्रोग्राम। जैसा कि आप अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि इसरो ने कई सारे सैटेलाइट जो है इस कंट्री की लॉन्च किया, उस कंट्री की लॉन्च किया। तो ये है क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे एक्चुअली क्या होता है, इससे हम लोग मनी अर्न करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसी तरह की प्रोग्राम से आज पूरी की पूरी दुनिया में जो ग्लोबल स्पेस मार्केट है वो $380 बिलियन तक पहुंच चुका है, और बहुत ही जल्द यह मार्केट रीच कर जाएगा 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये समझ सकते हैं इंडिया की GDP से बड़ी मार्केट सिर्फ स्पेस की मार्केट होगी। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? तो कहता है क्या इसमें जो है एंट्री ऑफ न्यू स्टेट स्पेस एजेंसी, मतलब अलग अलग कंट्री की आज वो डिमांड है कि मेरी अपनी स्पेस एजेंसी हो। जैसे चाइना ट्राई टू बिल्ड कर रहा है बनाने का, इंडिया बनाने का कोशिश कर रहा है स्पेस एजेंसी। उसके बाद क्या, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है डाइवर्सिफाइड हो रही है। लाइक कैसे कि स्पेस टूरिज्म की बात आप आज सुन रहे हैं, आउटर स्पेस माइनिंग सुन रहे हैं। आउटर स्पेस माइनिंग को जस्ट लाइक आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अवतार मूवी अभी आई थी। अवतार मूवी आपने देखा होगा कि कैसे एक प्लेनेट से जाके दूसरे प्लेनेट जाके वहाँ माइनिंग हो रही है। स्पेस वार हो रही है या होगी नियर फ्यूचर, तो उसके लिए अभी से कंट्री पहले से प्रिपेयर है। न्यू स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश चल रही है। ह्यूमन मिशन, तो आज कई सारे मिशन, जैसे कि अब चंद्रयान है, हम लोगों ने क्या सोचा है कि अब चंद्रमा पे अब इंसान को भेजना है, या तो जो भी अब जो मिशन हो रही है वहाँ पे इंसान को भेजनी है। आउटर स्पेस कोलोनाइजेशन की बात है, इंटर प्लानेटरी मिशन हो, मतलब दूसरे प्लेनेट पे भेजने की कोई मिशन हो। न्यू सैटेलाइट सर्विसेज जैसे हो, तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। आज सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट बहुत ही लिमिटेड है, इसमें ओनली एक दो प्लेयर्स हैं, जैसे कि स्टारलिंक है और वन वेब। इस नाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही वन वेब के बारे में हमें ये जो इसी वन वेब की सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च करके इतनी बड़ी आज जो है हैवीएस्ट सैटेलाइट लिफ्ट करने की रिकॉर्ड बनाई है। उसके बाद क्या, और सैटेलाइट की दुनिया में प्राइवेट प्लेयर का इमरजेंस होना, जैसे स्पेस एक्स है, इलोन मस्क को आज सब कोई जानता है कि कितनी बड़ी उसने रिवॉल्यूशन ला दी है स्पेस मिशन में, एंड ब्लू ओरिजिन, इन सब का इवोल्यूशन हुआ है। तो बट इतनी बड़ी स्पेस मार्केट होने के बावजूद भी इंडिया कहाँ है? तो यदि हम इंडिया की प्रेजेंस को देखें तो इंडिया की कंट्रीब्यूशन ओनली 2% है इस ग्लोबल मार्केट में। आप समझ रहे हैं, आपको लगता होगा कि हम बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं, कभी कभी 108 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च कर रहे हैं। अभी उस पर आएंगे कि उसके पीछे की कहानी क्या है, वो 108 रियलिटी में हमारे लिए जश्न मनाने की बात है या नहीं है। तो क्या हमारी जो है ना कंट्रीब्यूशन ओनली 2% कंट्रीब्यूशन है इन ग्लोबल मार्केट में। मेजर रिवेन्यू अर्निंग जो होता है इस सैटेलाइट सर्विसेज से, स्पेस प्रोग्राम से, वो मेजर रिवेन्यू होता है लॉन्च व्हीकल, लॉन्च सर्विसेज से। जब आप किसी कंट्री के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो दुनिया में मेजरली जो है कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज होती है, 80% सैटेलाइट हेवी सैटेलाइट को लिफ्ट करने की बात होती है, और ओनली 20% ही स्मॉल सैटेलाइट होता है। स्मॉल सैटेलाइट है, कम पैसा देगा। बड़ी बड़ी सैटेलाइट को हम उस मार्केट को कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया कैन टैप द पोटेंशियल ओनली 20% मार्केट बिकॉज वी हैव लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि देखो एक बार आप जरा कंपेयर करो कि हमारा सबसे एडवांस्ड वर्जन कौन सा है, GSLV Mark 3, और GSLV Mark 3 कितना केजी वेट लिफ्ट कर सकता है? 4000 kg। जरा सा भी देखिए, हमने यहाँ पे बात किया था, ये मेरा सबसे एडवांस फीचर है GSLV Mark 3, जो कि 4000 kg तक वेट लिफ्ट कर सकता है। यही GSLV Mark 3 का जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन कहिए, या इसी का नाम LVM3 था, जो कि आज न्यूज में बना क्योंकि इसने 5800 जो है 5800 kg को लिफ्ट किया, इतनी वेट को। बट फिर भी इसे आप यदि कंपेयर करते हैं 5000 kg को लिफ्ट करना, और एक कंपेयर करो इससे, ये देखो फाल्कन हेवी पता है किसका है? ये स्पेस एक्स का जो है ये रॉकेट है। फाल्कन हेवी 30,000 kg को उठाता है। इंडिया हम कितना कर पा रहे हैं?
4000 केजी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 4000 केजी के सामने 30,000 केजी को पहुंचा रहा है कौन? फाल्कन हेवी, एक प्राइवेट कंपनी। दैट्स वाई जो बड़ी बड़ी, अब इसीलिए क्यों कोई कंट्री जो है इंडिया को दे देता है लॉन्च करने के लिए, लो मेरा वाला इतना रॉकेट लॉन्च कर देना, सेटेलाइट लॉन्च कर देना, बिकॉज वो जानता है कि मान लो कि कहीं एक माचिस खरीदने के लिए जाना है, 1 रुपये का माचिस खरीदने के लिए जाना है, तो उसे आप थोड़ी क्या करेंगे, उसे प्लेन से भेज देंगे। छोटा सा काम है, उसे बोला कि लो इंडिया तुम भेज दो, तुम्हारा पास छोटा छोटा उठा सकता है, हम क्यों इतना बड़ा अपना जहाज को, अपनी जो है रॉकेट को भेजे, जो कि अब मान लो 30,000 कैरिंग कैपेसिटी में हमें बस छोटा सा एक सेटेलाइट भेजनी है, तो नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत सारी कंट्री क्या करता है, इंडिया को लॉन्च करने देता है। ऐसा नहीं कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारे पास बड़ी सेटेलाइट को उठाने की कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये बात है। इसीलिए इन सब चीज़ को देखते हुए दुनिया आज इतनी इमरजेंस कर रही है। इसको देखते हुए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अब क्या किया, बहुत सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है स्पेस के दुनिया में। तो सबसे पहला एक एक करके थोड़ा सा रिफॉर्म है, सुनिएगा। इसमें क्या हुआ, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया 100% FDI इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने बोला जिसे भी आनी है, चाहे वो इंडियंस हो, फॉरेनर्स हो, आप आइए, प्राइवेट प्लेयर आइए, अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू ओन एंड ऑपरेट द सैटेलाइट मार्केट, उसे हम पूरी की पूरी सहायता करेंगे। तो हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिस पे इसने हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इनेबलिंग मैकेनिज्म फॉर प्राइवेट प्लेयर टू कैरी आउट स्पेस एक्टिविटी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कहा प्राइवेट प्लेयर को आप आइए, आपको हम सभी तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आप जो है क्या इसमें अपना योगदान दीजिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने क्रिएट क्या किया, एक नोडल एजेंसी बनाया, और उस नोडल एजेंसी का नाम है इन स्पेस। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा इन स्पेस। इन स्पेस का मतलब क्या है, IN मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये काम क्या करेगा, इन स्पेस प्रमोशन एंड हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो भी प्राइवेट प्लेयर आएंगे उसको प्रमोशन करेगा, उसका हैंड होल्डिंग मतलब उसको सब तरह की सहायता प्रोवाइड करेगा, बिल्डिंग ऑफ लॉन्च व्हीकल्स एंड सेटेलाइट बनाने में उसे मदद करेगा, लॉन्च व्हीकल एंड सेटेलाइट बनाने में उसकी मदद करेगा, शेयरिंग इसरो की जो स्पेशलिटीज़ है, जो इसरो की फैसिलिटीज़ है, मास्टरी है, उस चीज़ को प्राइवेट प्लेयर के साथ हम शेयर करेंगे, और स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड उसे करेंगे, जो भी ज़रूरत होगी हम ये। और इसके बाद इसरो ने क्या किया, एक्चुअली इसरो कंप्लीट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने क्या किया कि अब मान लो इसरो के पास हमेशा डील आती है कि कोई कंट्री बोलता है कि मेरा इतना सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, तो इस कॉमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इसरो ने एक जो बनाया अलग से, जो मान लो कंपनी बनाया, उसका नाम है NSIL। NSIL मतलब क्या हो गया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यह एक पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे हमने इस्टेब्लिश किया 6 मार्च 2019 को। इट इज़ द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, मतलब इसरो का ही एक हाथ है जो कि ये काम करेगा सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। इसकी एम क्या है, ये प्रोवाइड स्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ग्लोबल कस्टमर। इसी NSIL से कौन आया, वनवेव आया। वनवेव एक कंपनी है। वनवेव कहाँ की कंपनी है, वनवेव का हेडक्वार्टर UK लंदन में है, जिसकी की ऑनर UK गवर्नमेंट उसमें 17% शेयर होल्डिंग रखता है, यूटेलसेट 22%, और भारती इंटरप्राइजेज जिसकी कंपनी एयरटेल है उसमें जो वनवेव में शेयर होल्डिंग 30% है। तो इस कंपनी का ऑनर अभी भारती इंटरप्राइजेज है जिसकी कंपनी एयरटेल है, हेडक्वार्टर लंदन में है। ये प्रोवाइड करता है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज, जो कि एक तरह का कम्युनिकेशन कंपनी है, मतलब सैटेलाइट वाली जो इंटरनेट सर्विसेज होती है ये वनवेव प्रोवाइड करती है। वनवेव जाके कांटेक्ट करता है NSIL से, मतलब इसरो का जो कॉमर्शियल एक्टिविटी विंग था, कि हमें जो है क्या करनी है, कुछ सैटेलाइट को लॉन्च करनी है, क्या आप लॉन्च कर देंगे। तो NSIL ने कहा हाँ बिल्कुल लॉन्च करेंगे। तो उसी की ये लॉन्च करती है। अब आते हैं आज अपनी वाली न्यूज़ पे। तो ये देखो न्यूज़ था यहाँ पे, ये इसरो ने ट्वीट आज किया। तो यहाँ पे जो आप ये जो नेम देख रहे हैं LVM-M3, ये एक्चुअली क्या है, लॉन्च व्हीकल का नाम है। लॉन्च व्हीकल जो हमने बात किया था GSLV Mark 3 का ही नाम है LVM, और वनवेव उस कंपनी है, उसकी सैटेलाइट को लॉन्च किया। टोटल 36 सैटेलाइट को इंजेक्ट किया स्पेस में। ये आप देखो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू, एक किसी पर्सन्स का ये ट्वीट था, कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू इसरो फॉर सक्सेसफुली लॉन्चिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट रॉकेट
यहाँ पे देखो एक्चुअली इसने गलत जो भी इंसान ने टाइप किया होगा इसलिए मैंने उसके नाम को हटा दिया। यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे हैवीएस्ट होगा, ठीक है ना, सबसे भारी था ये हैवीएस्ट LVM-3 मिशन विथ 36 सैटेलाइट ऑन बोर्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किए हमने। एंड उसके बाद ये जो प्रेस रिलीज किया गया इसरो के द्वारा, इस प्रेस रिलीज में क्या कहता है, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है। टुडे इसरोज LVM-3 लॉन्च व्हीकल इन इट्स 6 कंजिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट प्लेस्ड 36 सैटेलाइट को प्लेस्ड किया, बिलोंगिंग टू, किससे बिलोंग कर रहा था, OneWeb ग्रुप कंपनी से, इनटू देयर इंटेंडेड 450 किलोमीटर सर्कुलर पाथ टू लॉन्च 72 सैटेलाइट्स ऑफ OneWeb टू लो अर्थ ऑर्बिट। एक चीज़ और आप यहाँ से टेक्निकली जो आज पढ़ाई किए हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा है, कहाँ भेजा है, 450 किलोमीटर में। हमने बात किया था हमारा लो अर्थ ऑर्बिट 100 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है और 1000 किलोमीटर तक ही जाता है, तो इस प्लेस के बीच में जो भी रहता है दैट इज नोन एज लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद द व्हीकल टुक ऑफ, टोटल पेलोड कितना था, 5805 kg। कहाँ से लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा से। OneWeb ने उसके बाद कंफर्म भी कर दिया कि हाँ उसे सिग्नल मिल रही है, जितनी सारी जो सैटेलाइट ऑल 36 सैटेलाइट को भेजा था वो 36 सैटेलाइट वहाँ पहुँच चुका है, वहाँ से उसको सिग्नल मिल चुका है। दिस मिशन मार्क्ड OneWeb's सेकेंड सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया, हाईलाइटेड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विथ, यहाँ पे देखो NSIL एंड इसरो का कहता है क्या, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को दर्शाता है किससे, OneWeb से हमने अपना सक्सेसफुली। और इस तरीके से टोटल जो है OneWeb का 618 सैटेलाइट, ये बहुत दिनों से चल रहा था, ये सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया। OneWeb एक्चुअली पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ में सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को चाहता है, तो वो इसे इसलिए इतनी सारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। ये हमारा LVM लॉन्च व्हीकल 3 था। यहाँ पे आप देख सकते हैं GSLV Mark 3 की प्रोजेक्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ ये सारी टेक्निकल जानकारी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। OneWeb UK की कंपनी है। एंड ये कुछ स्लाइड है, जो स्लाइड को, इट इज़ अ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, कनेक्टिविटी फॉर गवर्नमेंट, किसके लिए कनेक्टिविटी, किसके लिए, गवर्नमेंट, बिजनेस, कम्युनिटी, जिसे भी चाहिए। इंडियन भारतीय इंटरप्राइजेज, इसी का एक ग्रुप है जो भारतीय इंटरप्राइजेज की ये ऑफसेट्स कंपनी है। ये देखो पूरी ग्लोबल वो चाहता है पूरी दुनिया में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की। एंड इस तरीके से ये जो 2 स्ट्रैप ऑन गया है, अब सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रैप ऑन ही ख़त्म हो गए, चूँकि इसका काम था इनिशियल एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊपर जाके ये दोनों ख़त्म हो जाएगी एनर्जी, ये टूट के बाहर निकल जाएगा, फिर इसके बाद जाके लास्ट में सैटेलाइट अपना इससे इंजेक्ट हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।